ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना है क्या? ठीक है, क्या मतलब है एंजाइना का? मैंने कल थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन आज दोबारा से बताते हैं। ठीक है, मैंने कहा तुम्हारा ये हार्ट है, ठीक है, जो ये हार्ट है इसकी जो मसल है उसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, जो ये इसकी जो मसल है, इस मसल को हम लोग क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है, और ये मायोकार्डियम क्या होगी? अलग अलग सेल से मिलकर बनी है। ऑब्वियसली कुछ भी चीज हो किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो ये जो मायोकार्डियम के सेल्स होते हैं इनको कहते हैं क्या? मायोकार्डियल सेल। ठीक है, ये पता चल गया हमें। एंजाइना में क्या होता है कि हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई होता है। और कौन सप्लाई करता है हार्ट को ब्लड? वो वाली कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, वेन्स वाला कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी होती है, वो क्या करती है? हमारे ब्लड को काइंड ऑफ सींचती है। हमारे जो हार्ट है, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती है। ब्लड में क्या होते हैं? अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा, ब्लड में अलग अलग न्यूट्रिएंट भी होंगे। उन न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है किसको? इधर के सेल्स को। ठीक है, और वो कहां से आएगा? हमारा जो अच्छा ब्लड है हार्ट के लिए, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा वेन और आर्टरी में कंफ्यूज मत हो, अलग कॉन्सेप्ट है। वेन हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है प्यूरिफाई करने के लिए, और हार्ट में ब्लड प्यूरिफाई होके वो आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, वो अलग चीज है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी कौन है? कोरोनरी आर्टरी से हार्ट के लिए ब्लड आता है। हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना, हार्ट सारे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, लेकिन बेचारे हार्ट की जो मसल्स हैं, जो उसके सेल्स हैं, उनको जिंदा रखने के लिए भी तो हार्ट को ब्लड चाहिए। तो हार्ट में वो ब्लड कौन लाती है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया। और कोरोनरी आर्टरी कितने होते हैं? आप लोगों की बॉडी में कितने कोरोनरी आर्टरी होंगे? सोचो, आप लोगों के हार्ट में कितनी कोरोनरी आर्टरी होगी? 2। ठीक है, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी राइट कोरोनरी आर्टरी। जैसे किडनी होती है 2, उसी तरीके से कोरोनरी आर्टरी भी आप लोगों के हार्ट में क्या होगी? 2। लेफ्ट साइड वाले को ये कंट्रोल करेगी, एक राइट साइड वाले को कंट्रोल करेगी, मतलब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, ओवरऑल जो है हार्ट में ब्लड को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब क्या होगा? किसी कारणवश हार्ट में अगर ब्लड नहीं पहुंचा, ठीक है, किसी कारणवश हार्ट में ब्लड नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? जो ये सेल्स है मरने लगेंगी, होगा ना ऐसा, इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा? मायोकार्डियम की जो सेल्स है इनमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसमें हल्के फुल्के सेल्स मरने लगेंगे। सेल्स ऑक्सीजन को सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या हो गई? सेल्स मरने लग गई। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया कहाँ था? कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट। ठीक है, कार्डियक इस्कीमिया। ठीक है, मैंने कहा इस हार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंच पाया तो ये जो हार्ट है इसमें जो मायोकार्डियम है इसकी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स मरना चालू हो जाएगी, इसको कहते हैं कार्डियक इस्कीमिया। इसी को आप कहोगे क्या? एंजाइना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एंजाइना पेक्टोरिस। समझ आया? अगर आपसे कोई पूछेगा एंजाइना पेक्टोरिस क्या है तो बोल दोगे कि हार्ट के मायोकार्डियम में या फिर हार्ट की मसल में जो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं। सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। स्टार्टिंग में जब सेल्स हल्के हल्के मरने लगते हैं तो आपको एक पेन होगा, आपको खतरनाक सा पेन होगा। वो जो पेन होगा वो आप कैसे पहचानोगे? आपके लेफ्ट साइड में होगा वो पेन, ये आर्म्स तक जाता है पूरा। ठीक है, तो जो एंजाइना के पेशेंट होंगे, कोई कहता है ना मुझे दर्द हो रही है, हार्ट में दर्द हो रही है, आप कैसे पहचानोगे? आप उसका जो लेफ्ट साइड है वहां से पूरा पेन उसके आर्म्स तक जाएगा, वो पेन होता है किसका? एंजाइना का।
उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ तो हो रहा होगा, ये आर्टरी वगैरह कहीं से तो ब्लॉक हो रही होगी, जिसकी वजह से इसमें ब्लड नहीं जा पा रहा होगा। ब्लड ना जाने की वजह से इसके सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो गई, सेल्स मरने लग गई और उसको पेन होने लग गया। उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब देखो, अब किसी को आपने देखा होगा ना कि हार्ट अटैक किसी के बाद हो जाएगा, एंजाइना के बाद क्या हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा किसी को ना हार्ट अटैक आ रहा होता है तो उससे पहले उसको बहुत दर्द होता है, अगर उसको हमने टाइमली सीपीआर दे दिया, ठीक है, माउथ से उसको अगर हमने सीपीआर दे दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको हार्ट में थोड़ा, एक मिनट इधर आओ कार्तिक, कहाँ जा रहे हो तुम, कौन से क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना है, आपसे दिखने नहीं चाहिए तुम मेरी क्लास में, जाओ। तो क्या है कि हम लोगों ने सपोज ऐसा पेशेंट है जिसके सीने में दर्द हुआ, ठीक है, तो हमने उसको सीपीआर दे दिया, ठीक है, अपने माउथ से उसको ऑक्सीजन दे दिया, तो क्या होगा कि ये वाले सेल्स को हल्का फुल्का ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो थोड़े टाइम के लिए पेशेंट क्या हो जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे क्या होगा कि कोई बेचारा ऐसी जगह में है, कोई आदमी उसको अचानक से ऐसे सीने में दर्द हुआ, हम लोगों को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, उसने भी सोचा कि अरे ऐसा ही पेन होगा, तो मसल वगैरह पीच हो जाती है तो दर्द वैसे ही होता है, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, उसको तो एंजाइना हो रहा है, उसकी तो सेल्स मरती जा रही है, उसने इग्नोर किया, थोड़े टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं बुलाया, हॉस्पिटल नहीं ले गए, कुछ टाइम के बाद हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या कंडीशन हो रही होगी, देखो पहले उसको एंजाइना हुआ होगा, ठीक है, उसने नेग्लेक्ट किया, जैसे जैसे समय बीता ऑक्सीजन की कमी तो है उसके शरीर में, तो ये सेल्स मर रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद उसकी जो मायोकार्डियम है ये सड़ने लग जाएगी, बोले तो उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा, सेल डेथ होने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा था ना, और लंबा टाइम होते रहा, यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं, तो इधर की जो सेल्स हैं ये सेल्स क्या होने लग जाएंगी, मर जाएंगी, डेड हो जाएंगी, बहुत सारी सेल्स मरने लग जाएंगी। इस कंडीशन को कहते हैं क्या, नेक्रोसिस। ठीक है, सेल डेथ, इसकी सेल डेथ हो जाएगी, सेल्स मरने लग जाएगी, कह सकते हो मायोकार्डियम सड़ने लग जाएगी और कुछ टाइम के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और इंसान मर जाएगा। ये कंडीशन होती है आपकी हार्ट अटैक की, और ये वाला जो कंडीशन है इसको हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, मायोकार्डियल DIAL इंफ्रैक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट में MIE कहते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसमें क्या हो गया, सारी सेल्स नेक्रोसिस हो गया सेल्स में, यानी सारी सेल्स मर गई और पेशेंट की मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से डेथ हो गई। समझे, ऐसा होता है। तो अब एंजाइना की कंडीशन किसको समझ आई, किसको नहीं आई, और एक और बार कोई चाहता है मैं रिपीट करूं? हाँ मैम, ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स है इसको मैं कह रही हूँ मायोकार्डियम। ठीक है, इसमें हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है, और हार्ट तक ब्लड कौन पहुंचाती है, कोरोनरी आर्टरी। हमारे पास कितनी कोरोनरी आर्टरी है, 2, लेफ्ट और राइट। ठीक है, हार्ट में जब ब्लड पहुंचेगा तो उसकी सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सेल्स जिंदा रहेंगी। ऐसा हो अगर इसको ब्लड मिलना बंद हो जाए, हार्ट में ब्लड आना बंद हो जाए, तो क्या होगा, इधर की सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सेल्स मरने लग जाएंगी, हल्का फुल्का डिस्ट्रॉय होगा उसमें पहले, तो उस कंडीशन को कहा हमने कार्डियक इश्चीमिया, या फिर इसी को हम लोग एंजाइना कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट की मसल्स की सेल्स मरने लगी हैं, इस कंडीशन को हमने कहा एंजाइना पेक्टोरिस। अगर इस कंडीशन को हमने इग्नोर कर दिया और आगे डॉक्टर को नहीं दिखाया, वेंटिलेशन वगैरह नहीं लिया, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी तो हो ही रही है, सेल्स मरने लगे हैं, तो और टाइम के साथ साथ सेल डेथ बढ़ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी नेक्रोसिस, यानी ग्रुप में जो भी सेल्स है सब मरने लगेंगे। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और इधर पर को पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इतना सा है बस। ठीक है।
और कल मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, क्या? ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई की कहानी बताई थी मैंने आप लोगों को। मैंने कहा कि अगर हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा हार्ट डिमांड करता है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अगर मेरे हार्ट को काम करना है, पंप करना है हार्ट को, उस पंप करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है, उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी मतलब ऑक्सीजन की डिमांड है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन की डिमांड है और उसको ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी से इसमें ब्लड जा रहा है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाके सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हमने कहा एक चीज। ठीक है, मैंने दूसरी चीज आप लोगों को बताई थी कल, इसको रेस कर देती हूँ ना। वही वाली कंडीशन देखो, जो बच्चे कल आए थे वो बच्चे चुप रहेंगे, जो बच्चे आज नहीं आए हैं वो बच्चे बताएंगे। इन लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? क्या बताएंगे? क्या पता इनमें से कोई जीनियस निकल जाए। ठीक है, हिमानी जी बताएगी आंसर। ठीक है, देखो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की डिमांड होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन उनको सप्लाई भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड कैसे? अगर मैं इधर से उधर दौड़ के जा रही हूँ, इधर दौड़ के आ रही हूँ, तो मेरी सांसें फूलेंगी ना, मेरी बॉडी ने थोड़ी एक्सरसाइज की है, तो मतलब मेरे हार्ट ने ज्यादा पंपिंग की होगी, तो हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारे पास 3 पेशेंट हैं। ठीक है, हमारे पास 3 पेशेंट हैं। जो पहला वाला पेशेंट है उसके हार्ट ने जितनी डिमांड की, ठीक है, उसको उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई मिली। समझ आया? उसके हार्ट ने जितनी डिमांड की उसको उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। दूसरा, उसके हार्ट ने डिमांड ज्यादा की, ठीक है, उसके हार्ट ने ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की, लेकिन उसको सप्लाई कम हुआ। ठीक है, डिमांड के कंपैरिजन में उसको सप्लाई उतनी नहीं मिली। तीसरे उसमें कि उसके हार्ट ने डिमांड कम की और डिमांड से ज्यादा उसको सप्लाई मिल गई, डिमांड से ज्यादा उसको सप्लाई मिल गया, यानी इसको बढ़िया अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल रहा है, जितना उसको जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, इस वाले को इसके हार्ट को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसको उतना मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि उसके हार्ट को जितनी डिमांड है उसको उतना ही ऑक्सीजन मिल रहा है। अब मुझे बताओ इनमें से हेल्दी कौन है, कौन सा वाला कंडीशन है, और रिस्क वाले कौन से हैं? कल वाले ना बताए बस, बताओ। आज वाले तीन लड़कियां कल आई थी, हमारी कल आई थी, पूजा बताएगी, तुम लोग नहीं बताओगे, चंदू भी नहीं आएगी, अच्छा चंदू भी बताएगी, चलो बता। और नीचे ये तो आए थे, आंशी कुमार बताएगा, और ये बताएगा, तुम बताओ, चलो तुम सबके लिए ऊपर है। अरे खाली एक कंडीशन बता दो, चलो। हेल्दी तो फर्स्ट वाला हो, हेल्दी फर्स्ट वाला, ठीक है, वेरी गुड। और सेकंड वाला रिस्क है, ठीक है, ओके। और थर्ड वाला हेल्दी है थर्ड वाला, पक्का? और कोई है जो थर्ड वाले को हेल्दी बोल रहा है? कुणाल, पूजा, थर्ड वाला हेल्दी नहीं है, तो किसी पक्ष ने कहा है कि थर्ड वाला हेल्दी है, तो इसमें थर्ड वाला ही हेल्दी है। ठीक है, थर्ड वाला ही हेल्दी है, ये दोनों रिस्क वाले हैं। मैं अब क्यों पूछो, अब बताओ क्यों? अब बताओ क्यों रिस्क में है दोनों? चलो दूसरा वाला तो ऑब्वियस है, इसको जितनी डिमांड है इसको उतना मिल नहीं रहा है, तो मतलब एक काइंड ऑफ एंजाइना वाली कैटेगरी में आ गया है, इसको एंजाइना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में जितना उसका हार्ट की मसल मार उतना ही दे रहा है, हाँ, इतनी सप्लाई हो रही है, पंप होने की ऑक्सीजन उतना ही मिल रहा है। हाँ, अब जैसे मैं कह रही हूँ, मैं कुणाल को यहाँ से वहाँ फेंक के आऊंगी, इधर 2-3 बार ये इधर से उधर दौड़ के आए कुणाल, ठीक है, तो इसके हार्ट की डिमांड बढ़ गई, ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी ही रही, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ गई।
उस केस में क्या होगा, इसको अटैक आने के पूरे पूरे चांसेस। क्यों? ऑक्सीजन उसी समय कहां से लाएगा ये, वो तो हमें चाहिए ना। हार्ट की डिमांड तो मैंने ऐसे 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 3-4 बार कर दिया, मेरे हार्ट ने डिमांड बढ़ा दी। मैं इधर से उधर दौड़ गई, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने डांस किया, कुछ भी किया, मेरे हार्ट ने डिमांड बढ़ा दी। हमारे पास एडवांस में सप्लाई होनी चाहिए, हर टाइम सप्लाई ओपन होनी चाहिए, ठीक है। इसके पास उतनी ही सप्लाई है, डिमांड तो कभी भी बढ़ सकती है। अगर डिमांड बढ़ गई तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये इंसान क्या है, ये रिस्क में है, इसको एंजाइना हो सकता है, इसको अटैक आ सकता है। ये तो एंजाइना वाला है ही, और ये है हेल्दी, क्योंकि इसको जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा इसके पास सप्लाई है। ऑक्सीजन क्या दिक्कत कर रहा है, अच्छा तो है, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ आई, एंजाइना में ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है, ठीक है। समझ आया, ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई की कहानी है। अब ये चीज बताओ, हार्ट ऑक्सीजन डिमांड क्यों कर रहा है, कब करेगा ऑक्सीजन डिमांड? अभी मैंने बताया, अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, ठीक है, मेरा हार्ट धड़क रहा है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि हार्ट के पास एकदम बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए, बल्क में बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए, और हार्ट को ज्यादा ब्लड फेंकना पड़े और ऑर्गन्स में। हार्ट को क्या होगा, हार्ट ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगा ना, वो काम कर रहा है, तो काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये हो गया हार्ट का डिमांड। और सप्लाई कहां से हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड हार्ट में जा रहा है, वहां से ऑक्सीजन का सप्लाई। समझ आया इतनी चीजें? हार्ट का डिमांड और सप्लाई पता चला। हार्ट क्यों डिमांड कर रहा है, क्योंकि हार्ट काम कर रहा है, दिल काम कर रहा है, ठीक है। और सप्लाई कौन कर रहा है उसको, कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज, ये मेरा हार्ट, ठीक है, ये मेरा हार्ट है, और ये हार्ट में कौन जा रही है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और जो मेरी कोरोनरी आर्टरी है ये डायलेट है, डायलेट है मतलब ये फैली हुई है, इसका साइज बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा कि बहुत ज्यादा अच्छा खासा अमाउंट में इधर को ब्लड जा रहा है, और इसकी जो मायोकार्डियम है, ये मायोकार्डियल सेल क्या है, हेल्दी है, ठीक है। ये मैं अपने हार्ट की बात कर रही हूँ। ये जो मेरी कोरोनरी आर्टरी है ये डायलेट है, इससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर अच्छा खासा ब्लड जा रहा है, इसकी सेल्स सब क्या है, हेल्दी है, अच्छे से हमारे हार्ट काम कर रहा है। ये है नॉर्मल की बॉडी। अब मैं बनाती हूँ एंजाइना वालों की बॉडी, ठीक है। एंजाइना में क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या किस किस तरीके से एंजाइना हो सकता है। जैसे सपोज ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी जा रही है ये या तो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, पतली हो जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी तो कम खून जाएगा, इसके अंदर कम खून जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को मैंने कहा क्या, कोरोनरी स्पाज्म। स्पाज्म छोटी हो जाती है यार, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी पतली हो गई तो कम खून इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल्स है इसमें क्या हो जाएगा, एंजाइना हो जाएगा, इसको सेल्स मरने लगेंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कभी डॉक्टर के पास आप लोग गए होंगे, डॉक्टर कहता होगा तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कहते हैं ना, एलडीएल बढ़ रहा है, कहते हैं तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तुम्हें देखा होगा ना, कोई मोटे आदमी होते हैं तो डॉक्टर उनको कह देता है तुम्हें कल हार्ट अटैक आ सकता है, कहता है ना ऐसा। वो क्यों कहता है, देखो ये मोटे आदमी का दिल, ठीक है, ये उसकी कोरोनरी आर्टरी बेचारा नॉर्मली है, ठीक है, देखा जाए तो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर वो सारा कोलेस्ट्रॉल जम गया है इसमें, यहाँ पर तो सारा कोलेस्ट्रॉल इस वाली आर्टरी में ऐसे किनारे किनारे जम गया। ये तुम्हारा है कोलेस्ट्रॉल, ये तुम्हारा है एलडीएल, ये तुम्हारा है वीएलडी,
जमने की वजह से क्या हो गया, इतना कम स्पेस बचा, कम स्पेस बचा तो कम खून अंदर जाएगा और सेल्स बढ़ने लगेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं आपका कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैट का जमना। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी में ये हमारा कोलेस्ट्रॉल या फिर एलडीएल जम गया, जिसकी वजह से कम ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा, हार्ट के सेल्स मरने लग जाएंगे और इसको क्या हो जाएगा, एंजाइना। हाँ बोलो। अगर मोटा आदमी पतला हो गया तो ये नॉर्मल हो जाएगा? मोटा आदमी पतला नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मोटे और पतले में कोई वो नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर उस आदमी का कोलेस्ट्रॉल घट गया, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए होगा कि उसका फैट अगर रिड्यूस होगा तो अपने आप ही वो भी सही होगा, वो सही हो जाएगा और इसकी जो आर्टरी है इससे फैट गल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हेल्दी डाइटिंग मतलब वो जो हमारे सैलेड वगैरह होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए। ठीक है, चिया सीड्स वगैरह, फ्लैक्स सीड्स वगैरह, ये क्या करती है, इसको डाउन कर देती है। अगला एक और कंडीशन हो सकती है, ये आदमी का वो है। अब इस कंडीशन में तो किस्मत का खेल है, ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो थ्रोम्बोसिस, ब्लड का जो क्लॉट है ना थक्का, वो तो कहीं भी जम सकता है, किसी का भी जम सकता है, कोई भी कंडीशन में जम सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में थक्का, जैसे ये जो आर्टरी वगैरह जाती है, इनके बीच में क्लॉटिंग हो जाती है, क्योंकि इसी में तो ब्लड घूम रहा है ना, तो उसी ब्लड के बीच में कहीं पर वो ब्लड क्लॉट जम जाता है, तो और ऑर्गन्स में अगर जम भी जाए तो थोड़े टाइम बाद वो वैसे भी निकलते रहता है, दर्द मूव होते रहता है, तो उसमें पेशेंट को उतना चांसेस नहीं रहते डेथ होने के जितना हार्ट में। हार्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हार्ट में क्या होगा, जो ये अगर किसी इस पर खराबी होगी तो वो जो ब्लड क्लॉट है वो तैरते तैरते यहाँ पर वो कहीं पे आ जाएगा। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में कौन आ जाएगा, क्लॉट आ जाएगा कहीं से तैरते तैरते। एक बार अगर ये कोरोनरी आर्टरी में आया और इसने इस आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो फिर ब्लड इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन की कमी से सेल्स मरने लग जाएंगे और तुरंत पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो ये अब ये किस्मत वाली बात है कि इसका जो क्लॉट है वो यहीं आके जुड़ेगा। ठीक है, दो चीजें याद रखना कि क्लॉट कब कब अफेक्ट करेगा, इंस्टेंट वैसे वो नॉर्मली करता ही है। अगर दिल की जो आर्टरी वगैरह आ रही है इसमें अगर क्लॉट जम जाए, या फिर आपके ब्रेन में, ब्रेन को भी तो ब्लड सप्लाई हो रहा है ना, ब्रेन की सेल्स को भी तो जो है न्यूट्रिशन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है हमारा ब्लड। तो अगर ब्रेन को भी जो ऐसे आर्टरी जा रही है, उस आर्टरी में भी अगर क्लॉट आ जाए तो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, और ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन सेल्स मर जाएंगे, ब्रेन डेड हो जाएगा, इंसान खत्म। ठीक है, तो दो वाइटल ऑर्गन है, एक है हार्ट, एक है ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में अगर ये क्लॉट आ जाता है तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा जानलेवा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो क्लॉट है वो खून के साथ तैरते तैरते यहाँ कहीं पर जम गया, या यहाँ कहीं पे इसने ब्लॉकेज कर दी, तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो ब्लड इसके अंदर नहीं जाएगा, ब्लड यहाँ नहीं पहुंचा तो ये सेल्स डेड होने लग जाएंगे और इसको एंजाइना हो जाएगा। आया समझ में? इस तरीके से एंजाइना हो सकता है। इसमें जिसको जो पॉइंट समझ है वो पूछे। कोलेस्ट्रॉल के नीचे एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जब बढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, अभी फैट कोलेस्ट्रॉल ही समझो। जो ब्रेन में होता है उसको स्ट्रोक कहते हैं। हम लोगों ने देखे होंगे काफी स्ट्रोक के पेशेंट का कि वो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये था थोड़ा बहुत हमारे एंजाइना के बारे में। अब क्या होता है कि एंजाइना के अलग अलग टाइप्स हैं। क्या ये क्लॉट है,
अरे ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना, तुम लोग देख लो अगर तुम्हें बनाना है समझने के लिए, वरना तो डेफिनेशन लिखनी होगी तुम्हें। ठीक है, अब अलग अलग टाइप्स के एंजाइना होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 टाइप के एंजाइना होते हैं, 3 तरीके के एंजाइना होते हैं। ठीक है, जो पहला वाला टाइप है वो है आपका टिपिकल एंजाइना। जो पहला टाइप है वो है आपका टिपिकल एंजाइना। टिपिकल एंजाइना ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्लासिकल एंजाइना कहते हैं, बहुत कॉमन सा है। ठीक है, और बहुत कॉमन सा है। जैसे अगर कोई ऐसा पेशेंट गया डॉक्टर के पास जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ रखा है उसका, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको देख के बोल देगा कि यार भाई तेरा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो तेरे को हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। मतलब उसने उसकी रिपोर्ट देखते ही बता दिया कि तेरे को इन फ्यूचर हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। उस केस को कहते हैं टिपिकल एंजाइना। ये नॉर्मली किसकी वजह से होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये वाला एंजाइना बताया ना मैंने कि फैट वगैरह इधर जमा हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी पतली हो जाएगी और कम खून इसके अंदर जाएगा, तो उसको एंजाइना के रिस्क हो सकते हैं। तो इस वाली कैटेगरी वाले होंगे टिपिकल एंजाइना, यानी जिसका रिपोर्ट देख के हम बता सकते हैं कि इसको हार्ट अटैक के चांसेस हैं, उस कंडीशन को कहेंगे टिपिकल एंजाइना। ठीक है, दूसरा होता है आपका वेरिएंट एंजाइना। देखो VARIANT, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना वेरिएंट एंजाइना, इसमें क्या होगा, ये बहुत अनकॉमन है, अनप्रेडिक्टेबल है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ। तुम लोग मेडिकली कितने भी फिट हो, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम डाउन है, तुम्हें कुछ करने से तुम्हारे क्लॉट्स नहीं बने हैं, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन है, मतलब तुम एकदम अच्छे हो, एकदम एक्सरसाइज वगैरह करते हो। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई सेलिब्रिटीज जिम करते करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, देखा है तुमने? बिग बॉस में कोई सिद्धार्थ था, हाँ, जिम करते करते आया था, अब उसकी हेल्थ लाइफ स्टाइल तो होगी ना। इसी तरीके से आप लोग लोकल में सुनते होंगे जो लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं, सुने, वो सुबह दौड़ने जाते हैं, ब्लैक कॉफी पी के दौड़ने जाते हैं वो लड़के, और तुम देखते हो कि रास्ते में उनको हार्ट अटैक आ जाता है तेज, और कहते हैं कि तेज दौड़ने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। होता है ऐसा काफी ज्यादा, अपने दोस्तों में देखा होगा। या फिर कोई दोस्त है मस्त बढ़िया जिम कर रहे हैं, और जिम करते करते बीच में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। वो सब कंडीशन है किसकी, वेरिएंट एंजाइना। इन बेचारों के साथ क्या होता है कि इनकी डाइटिंग वगैरह सब अच्छी होती है, इनकी बॉडी में ये फैट वगैरह भी उतना नहीं होता है, इनकी क्लॉट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन इनके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है, इनका जो ये आर्टरी है ये स्पाज्म कर जाएगा, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा वो, उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन इनकी जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड कम अंदर जाएगा और इधर पर वो सेल्स डेड होके उसको एंजाइना हो जाएगा। समझे? तो इसको कहते हैं वेरिएंट एंजाइना। ये अनप्रेडिक्टेबल है, कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि ये लड़के को अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। जो भी इस टाइप के केसेस होंगे ये सब में तुम डाल दोगे वेरिएंट एंजाइना। तो पहले से ही क्या चीज? ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से ही लो हो गई। अच्छा, पेन, देखो पेन का ये होता है ना, किसी का पेन होता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता है। जैसे कभी हम लोगों के साथ भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कभी कभी ना हमें ऐसे, हम कहते हैं ना कि हमें ऐसे सीने में दर्द हो रही है इस तरीके का, फिर हम कहते हैं एसिडिटी हो रही होगी यार, उसकी वजह से दर्द हो जाता है। या फिर कभी कभी हम कहते हैं हमने कुछ भारी उठा लिया होगा, हमारी मसल से ट्वीच हो गई होगी, उसके कभी कभी ऐसा देखा अचानक से पेन होता है, वो वही उसके साथ होता होगा कि वो एंजाइना का पेन है, वैसा पेन है, उसको पता नहीं चलता होगा, और रियल में वो एंजाइना का पेन होता होगा, उसके सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता होगा। तो अभी भी इन फ्यूचर जैसा आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा फील हो कि मतलब मुझे ऐसा पेन टाइप का लग रहा है, थोड़ा लंबे टाइम तक लग रहा है, हो सकता है वो एंजाइना के संभावना हो। उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा, अपना ठीक है कोलेस्ट्रॉल वगैरह रेगुलर चेकअप कराना है। आई थिंक 35 की एज के बाद तो नॉर्मली जो है हमें ये चेक कराना होता है। इसके अलावा अगर तुम गिरे विरे नहीं हो तो क्लॉटिंग का उतना कोई चांसेस नहीं रहेगा। और
अगर बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है तो प्लेटलेट भी ऐसे जमा नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, ये सीबीसी वगैरह करके भी पता चल जाता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर बॉडी में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्लेटलेट्स आते हैं। तो प्लेटलेट क्या होता है ना, कभी कभी यहाँ पर भी जमा हो जाता है, जैसे फैट जमा हुआ है ना, इसी तरीके से प्लेटलेट भी जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी एंजाइना हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपका रेगुलर चेकअप कराना है, किसी भी चीज को मजाक में नहीं लेना है। तीसरा है आपका अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में ना क्या होता है कि ये भी खतरनाक होता है, अटैक की सीवियरिटी बढ़ जाती है, अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक चीज वो नहीं करती, अफेक्ट नहीं करती है, मल्टीपल चीजें अफेक्ट करेंगी। जैसे जहां पर कोई कोलेस्ट्रॉल है, हो सकता है वहां पर कोई प्लेटलेट जम जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि ये सारे केसेस हो सकते हैं, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है, इधर प्लेटलेट भी जम सकते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल भी जम सकता है, या फिर थ्रोम्बस भी जम सकता है, क्लॉट भी जम सकता है। इन सब का मिक्सचर कौन है, अनस्टेबल एंजाइना, बहुत खतरनाक है, ठीक है, बचाना मुश्किल है, बहुत सीवियर है। और जैसे जैसे एंजाइना होगा, ठीक है, एंजाइना अगर किसी को पेन का पता चल रहा है वो तो ठीक है, वो इलाज करवा लेगा, तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन तक पहुंचेगा नहीं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हार्ट अटैक, 3 अटैक आते हैं, बोलते हैं, जो उससे बच गया, जो मर गया सो गया, ठीक है। वो यही है, अटैक इसलिए आता है क्योंकि उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है कि वो बार बार ब्लॉक हो जाता होगा, ट्रीटमेंट लेता होगा तो सही हो जाता होगा, ठीक है, सेल्स वो होते होंगे, फिर दोबारा से सेल्स सही हो जाते होंगे, फिर दोबारा से होते होंगे, फिर ये हो सकता है। और उस समय अगर इलाज नहीं करवाया तो वो सेल्स वर्स हो जाते हैं और ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो जाता है, और लास्ट में पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ तो बोलो, इसके बाद मैं एक और चीज समझनी है, हाँ, जैसे राइटर शॉर्ट नोट में एंजाइना लग जाएगा तो आप एंजाइना के बारे में लिखिए, अलग अलग टाइप के एंजाइना को एक्सप्लेन करोगे, और या फिर क्लासिफाई एंजाइना लग जाएगा तो आप क्लासिफिकेशन तो लिखोगे, थोड़ा बहुत ऐसे समझा दोगे तो प्लस बोनस पॉइंट। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप कोई आपने बताया, क्लासिफिकेशन में ड्रग्स आएंगे जो अब मैं बताऊंगी। किसी भी ड्रग का अगर कोई कैटेगरी का क्लासिफिकेशन बोल रही हूँ उसका मतलब है कि मैं उसकी ड्रग की बात करूँ। ये नहीं चलेगा आज एग्जाम, ठीक है, या फिर मार्च का कॉपी चलो मैं काम करती हूँ, इसकी क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब ही ड्रग्स है। अब अगर आपको एंजाइना हो गया तो हम कौन कौन सी दवाइयां उसको लेंगे, या फिर किसी को ऐसा वाला कंडीशन है तो उसके घर पे कौन कौन सी दवाइयां अवेलेबल रहनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखना। सबसे पहले उसके पास होनी चाहिए नाइट्रोलाइट्स, ये कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी है, इसके अंदर ड्रग आती है। हाँ ये आज दूसरा कल हाइपरटेंशन पढ़ाया, ये आज बताओ पता ही नहीं है, दूसरा क्या पढ़ाया।
जो पिंक से लिखी हो वो ड्रग का नाम है। देखो जो फर्स्ट है वो कैटेगरी का नाम है नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट कैटेगरी है, ड्रग नहीं है। नाइट्रेट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। ये शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है और ये लंबे समय तक काम करता है। तो इसमें जो फर्स्ट ड्रग है वो है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के लिए समझने वाली अच्छी बात ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ये बहुत ज्यादा होता है। अब मैंने आप लोगों को शूटिंग्स में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बताया था। मैंने कहा था ब्लड में जाने से पहले ही ड्रग को कौन मेटाबोलाइज कर देता है, लीवर, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी ना आपको, मैंने कहा था कि अगर सपोज आप 100 mg अगर ड्रग ले रहे हो, ठीक है, हाँ, वो ड्रग जाएगी कहाँ, स्टमक में, पेट में जाएगी। स्टमक के बाद वो ड्रग जाएगी आपकी कहाँ, लीवर में, और लीवर में ये ड्रग रिड्यूस हो गया 100 mg दी थी, ये 70 mg बची, ठीक है, 30 mg मेटाबोलाइज कर दी उसने। तो ये जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ब्लड में पहुंचने से पहले ही वो ड्रग का रिडक्शन हो गया, मेटाबोलाइज हो गई, जिसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये नाइट्रोग्लिसरीन तो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लोग नाइट्रोग्लिसरीन को खाओगे एज अ टैबलेट तो वो नाइट्रोग्लिसरीन हो सकता है आपके ब्लड में ही ना पहुंचे, वो बॉडी ब्लड में पहुंचने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का हमने क्या बनाया है, सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल मतलब जिसको आप जीभ के नीचे रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। इसको आप लोग जीभ के नीचे रखेंगे और जीभ के नीचे आप लोगों ने देखा होगा ब्लड वेसल्स होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली इसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ये बच जाएगी, सीधे ब्लड में चली जाएगी, ठीक है। अगर हम ओरली लेंगे तो ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर जीभ के नीचे हमने इसको रखा तुरंत गायब हो जाती है। लगाओ डिपीन करके आती है या फिर ऐसे करके बहुत अलग अलग ब्लड नहीं आते हैं इसके, जैसे रखोगे थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, और तुरंत मरीज को भी एकदम ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका बहुत अच्छा होता है, तुरंत ही असर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गई नाइट्रोग्लिसरीन। इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग में जैसे ये इजी है, देखो आइसोसॉर्बाइड दोनों में है, ट्राई नाइट्रेट है जिसमें 3 नाइट्रेट होंगे, इसमें मोनोनाइट्रेट एक ही नाइट्रेट होगा। याद करने के लिए आइसोसॉर्बाइड ट्राई नाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये जो ट्राई नाइट्रेट है इसका ओरल इसलिए लिखा है क्योंकि ये बाकी के सब क्या है, सबलिंगुअल है, इनको आप जीभ के नीचे रख रहे हैं, लेकिन ये जो ट्राई नाइट्रेट है इसको हम ओरली खा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसके आर्टिकल लिखा ओरल, ठीक है, समझिएगा। बीटा ब्लॉकर्स क्यों लिखे हम लोग यहाँ, कोई बता सकता है? बीटा ब्लॉकर बताओ। क्यों ले रहे हैं हम लोग बीटा ब्लॉकर्स? बीटा रिसेप्टर को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? जो आए थे कल मंडे से जो लोग आ रहे हैं वो लोग तो अच्छे से बता सकते हैं। क्या करते हैं? हाँ रेनिंग वाला तो चलो वो तो आपका हो गया किडनी पर्पस के लिए, दूसरा कहाँ पर सेंस होता है बीटा वन,
सही जा रहा है। हार्ट किडनी और हार्ट। हार्ट में ना, हार्ट में क्या कर रहा है वो? बीपी को बढ़ा कम करेगा। हाँ, बीटा 1 रिसेप्टर अगर एक्टिवेट हो गया तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर हम बीटा 1 को ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, हार्ट रेट अगर हमारा कम हो गया तो इसका मतलब है कि हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ी है ना। हार्ट रेट उसका है तो आराम से हार्ट चलेगा। मतलब हार्ट अगर मेहनत कम कर रहा है तो हार्ट ऑक्सीजन की डिमांड कम करेगा, तो डिमांड कम करेगा तो उस हिसाब से उसको अटैक आने के चांसेस कम है। एंजाइना में क्या हो रहा था, डिमांड ज्यादा कर रहा था, अपनी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, ऐसा ही तो हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, उसको बीटा ब्लॉकर दे दिए। बीटा ब्लॉकर ने हार्ट रेट को कम कर दिया और वैसोडाइलेशन भी करता है ना, तो वैसोडाइलेशन कर दिया, जिसकी वजह से हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ी है। तो कम मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑक्सीजन की जरूरत भी उसको कम होगी, तो इसमें एंजाइना के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डिमांड ही कम कर देगा, इसलिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देंगे। और बीटा ब्लॉकर भी आप कौन से वाले दोगे? अब दिमाग लगाने वाली बात है, नॉन सेलेक्टिव दोगे या फिर सेलेक्टिव दोगे? बताओ। सेलेक्टिव पक्का? नॉन सेलेक्टिव अगर मैंने दिया तो क्या होगा? कहीं भी काम करेगा। बीटा 2 क्या करता था? बीटा 2 करता क्या था? डायलेशन करता था, किसका? स्मूथ मसल डायलेशन करता था। बीटा 2, अगर बीटा 2 को ब्लॉक कर दोगे तो स्मूथ मसल क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट, और हालत खराब हो जाएगी, हार्ट को और मेहनत करनी पड़ेगी, एंजाइना का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग फोकस किस में करेंगे? सिर्फ बीटा 1 में। ठीक है, तो बीटा 1 में जैसे बीटा सेलेक्टिव में कोई भी, जैसे एडिनोलॉल ले लो, ठीक है, ऐसे कितने सारे पढ़े थे आपने, मेटोप्रोलॉल ले लो, मेटोप्रोलॉल ले लो, जो बेचारे एक्साइटेड थे वो लोग सोच रहे थे क्या बड़े बड़े कर दिए, बता के सब कोई काम करता रहेंगे, ऐसा ही कह रहे होगे ना? और तीसरी कैटेगरी आप लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉक। कैल्शियम चैनल, अगर कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गया, कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, बीपी वगैरह फिर बढ़ेगा, फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है? डायलेट करना है, तो हम कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक करते हैं। तो देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अलग अलग टाइप होते हैं, ये पूछा जाता है कभी कभी। एक होता है आपका डाईहाइड्रो पायरिडीन, डाईहाइड्रोपायरिडीन सी कैटेगरी है। इसके अंदर ड्रग आएगी आपकी मीथ्रिडिपीन वाली जो ड्रग है, सब इसी में आएगी। मीथ्रिडिपीन, एम्लोडिपीन सुना है? एम्लोवास करके आप लोग लेते होंगे, बीपी के पेशेंट को देते हो ना, वो वही। तो क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर के साथ कॉम्बिनेशन एम्लोडिपीन। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए तुम्हारे? डाईहाइड्रोपायरिडीन। और डाईहाइड्रोपायरिडीन किसके अंदर आता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एडिनोलॉल और एम्लोडिपीन का कॉम्बिनेशन में हाँ, आता है। क्यों आता है आप सोचो? एडिनोलॉल क्या है? बीटा 1 ब्लॉकर है, एम्लोडिपीन कौन है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? एक ही काम कर रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वैसोडाइलेशन कर रहा है, बीटा 1 ब्लॉकर क्या करेगा? हार्ट रेट वगैरह को कम करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंप्लीट कम कर रहे हैं और एंजाइना के अलग पर्पस से काम कर रहे हैं। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? आगे कुणाल और संजय क्या हुआ तुम्हें? मेरे को भी बताओ, जोक मैं भी हंसूंगी। क्या इसमें आ गई आपकी ड्रग ठीक है। कैटेगरी है डाइफिनाइल एल्काइल अमीन।
ठीक है, ये कैटेगरी ड्रग नहीं है। डाइफिनाइल एल्काइल अमीन, उसके अंदर जो ड्रग है वो आएगी विरापामिल। जैसे ये थी डाइहाइड्रोपायरिडीन कैटेगरी थी, उसके अंदर निफिडिपिन और एम्फोटेरिन दो ड्रग आती थी। उसी तरीके से डाइफिनाइल एल्काइल अमीन एक कैटेगरी है और उसके अंदर विरापामिल ड्रग आएगी। और ये सब क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसके अलग अलग टाइप है। तीसरी आपकी बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन, और ये भी कैटेगरी आपकी, और इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी डिप्टियाजिन। अब यह आपका पोटेशियम चैनल मूवमेंट है। हाँ, ओपन चैनल, क्योंकि अगर पोटेशियम बाहर आया तो वो क्या करेगा, डायलेशन। पोटेशियम बाहर आया तो वो क्या करता है, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन मतलब होता है डायलेट कर रहा है, फैलाता है, ठीक है। पोटेशियम चैनल, इसमें आती है आपकी ड्रग का नाम है निकोटीन। ये ड्रग अब कोई एस्पिरिन वगैरह भी दे देता है, इस चीज के ब्लड थिनर होता है ना वो, तो वो एस्पिरिन भी दे देता है। मिससेलेनियस में एस्पिरिन तो क्लोपिडोग्रेल लिक्विड की कैटेगरी। ठीक है, तो ये है इसके क्लासिफिकेशन। ये ड्रग हमको केसेस है, ठीक है। एंजाइटी नॉर्मली क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं, तुरंत असर कर देता है और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती पेशेंट को लेने में, ठीक है। थोड़ा बहुत थोड़ा समझते हैं इनको कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो समझते हैं। मैं कैटेगरी बताते जाऊँगी, आप उसकी ड्रग बताते जाना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपको जो जो समझ आएगा ना वो लिंक करते रहना। फार्मा मतलब केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी से ही होता है ना, इसका मतलब होता है कि पूरी बॉडी में नेटवर्क बनाना। जो चीज एक जगह काम कर रही है ना वो दूसरी जगह भी तो काम कर रही होगी, और एक जगह हम किसी और चीज के लिए ले रहे हैं, दूसरी जगह कुछ और कर रही होगी वो। जैसे मिनॉक्सिडिल की बात कर दी हमने। मिनॉक्सिडिल आजकल जो टकले लोग होते हैं जिनकी बाल थोड़े निकल रहे होते हैं, वो लोग जो सीरम यूज करते हैं, वो सीरम में मिनॉक्सिडिल होता है ना। लेकिन मिनॉक्सिडिल हमने बनाई क्यों थी, एंटी हाइपरटेंसिव थी। वो क्या करती थी, जो हमारे वेसल्स है वो डायलेट कर देती थी। डायलेट करने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर गिर जाता था। लेकिन फिर उसको धीरे धीरे जो ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज है इन्होंने ले लिया। इन्होंने कहा यार बीपी तो गिरा है, लेकिन एक काम भी तो कर रही है, वेसल्स को डायलेट कर दे रही है। वेसल्स को बड़ा कर देगी तो ज्यादा खून आएगा, ब्लड आएगा ना ज्यादा उसमें। तो हेयर्स में क्या होगा, हेयर्स के जो फॉलिकल होते हैं, जो नीचे के वो होता है वेसल्स होते हैं, वहां को डायलेट कर देगी तो वहां और ज्यादा ब्लड आएगा। तो ब्लड आने की वजह से क्या होगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगी। बनाया किसी और चीज के लिए था, बट किसी और चीज के लिए किया। अभी देखो मिनॉक्सिडिल को कोई हाइपरटेंशन के लिए यूज नहीं करता, सब कॉस्मेटिक में हेयर ग्रोथ सीरम में यूज करते हैं उसको। तो ऐसे होता है, मतलब कोई भी चीज है ना, आप ये मत सोचो कि ये चीज करिए, ये इस ऑर्गन में काम करके कोई कहीं ना कहीं दूसरे ऑर्गन में भी कुछ ना कुछ कर देंगे। उसी को तो हम साइड इफेक्ट कह देते हैं। हम जिस पर्पस के लिए ले रहे हैं वो उसके अलावा कुछ और पर्पस भी दिखा रही है, वो पर्पस हमें चाहिए ही नहीं। हो सकता है किसी चीज को बढ़ा दे रही हो, किसी चीज को घटा दे रही हो, वही तो हमारा साइड इफेक्ट है, ठीक है। कोई भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं, हम लोग किसी चीज को ठीक करने के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो मेटाबोलाइज हमारे लीवर में हो जा रही है,
हमारी लीवर के सेल को डैमेज कर दे रही है, हमारे लीवर पे टॉक्सिसिटी कर दे रही है, ले किसी और चीज के लिए ले रहे थे, लीवर हमारा खराब हो गया। ठीक है, यही तो साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो वो चीज हम कनेक्ट करेंगे तो इससे और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। ठीक है, क्या क्या है नाइट्रेट्स के अंदर बताओ, बताओ नाइट्रेट्स के अंदर कौन कौन से है? वेरी गुड। मैं खाली एक एक बात पे आप सोचते ना वो ड्रग कैसे काम करती है। ठीक है, नाइट्रेट आएगा। ठीक है, नाइट्रेट आया, इसने क्या किया, हमारी बॉडी में जो हमारे वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं वहां इसने क्या कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO को रिलीज करवा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, NO के रिलीज को बढ़ा दिया। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे रिलीज होगा वो क्या कर देता है, हमारा वैसोडाइलेशन, हमारे ब्लड को क्या कर देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स अगर डायलेट हो गई तो क्या होगा, वहां ये ब्लड वेसल है। ठीक है, दो चीजें समझो, कंफ्यूज मत होना, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल है, क्या अंतर है, ये छोटी है ये बड़ी है, इसमें डायलेशन हो गया, इसमें क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब ब्लड आ रहा है इसमें। ठीक है, अब इसका साइज बड़ा है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा ब्लड आएगा ना, ज्यादा ब्लड आएगा, लेकिन शांति से आएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर इसकी दीवार में नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ब्लड ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा है, वो बोल रहा है बहुत जगह है, आराम से जाओ लेकिन ज्यादा जाओ, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब देखो सेम इतना ही ब्लड आ रहा है। ठीक है, अब छोटी हो गई है वेसल, अब इतना ब्लड तो आएगा लेकिन वो क्या करेगा, तेजी से आएगा, प्रेशर लेके आएगा, तो इसकी वॉल्स में क्या लग गया, प्रेशर लग गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर मतलब वॉल्स में जो प्रेशर है, ठीक है, वो बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो ज्यादा है लेकिन प्रेशर कम है। समझ रहे हो ना दोनों चीजों को, तो ये करके ये वैसोडाइलेशन है, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन है। हमें वैसोडाइलेशन चाहिए इधर, हमें प्रेशर नहीं बनाना, हमें बस अमाउंट ज्यादा चाहिए खून का कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये क्या किया, इसने नाइट्रिक ऑक्साइड निकाला, जिसने क्या कर दिया, वैसोडाइलेशन कर दिया। ठीक है, वैसोडाइलेशन कर दिया। अब इसने क्या किया, वैसो मतलब वेसल्स तो कुछ भी हो सकता है, उसमें वेन्स भी हो सकती है, उसमें आर्टरी भी हो सकती है ना। वेन पूरी बॉडी से बेकार खून को हार्ट में लेके आती है, और आर्टरी हार्ट से अच्छे खून को ऑर्गन्स में लेके जाती है, यही होता था। तो ये क्या कर रहा है, ये डायलेशन कर रहा है, यानी ये वेन्स को भी डायलेट कर रहा है, यानी वीनो डायलेशन, वेन्स को भी डायलेट कर रहा है, प्लस ये किसको डायलेट कर रहा है, आर्टरी। अब देखो, अब खुद सोचो, अगर वेन डायलेट हो गई, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, और ये वेन्स आ रही है, तो अगर वेन डायलेट हो गई तो ये प्रेशर से इसके अंदर ब्लड नहीं डालेंगे, इसकी वेसल में क्या होगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, इसमें से ब्लड आएगा ना, आराम से आएगा। अगर ये पतली होती तो एकदम प्रेशर से, इसमें प्रेशर से खून आता। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने कहा कि ये तुम्हारा हार्ट है, ये हार्ट में तुम्हारा वेन ब्लड लेके आ रहा है। अगर ये वेन बड़ा है मतलब डायलेट है, तो इसमें ब्लड आ रहा है लेकिन आराम से आ रहा है। जो हार्ट है इसकी वॉल्स में ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, तो इसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो प्रीलोड कह सकते हैं हम, प्रीलोड कह सकते हैं, इसको प्रीलोड कहते हैं। ये कम है, मतलब कम, हार्ट को ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है। तो इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन डिमांड को कम कर दिया ना। अगर ये सपोज छोटा होता, ये जो वेसल है ये अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होती
तो क्या होता, ब्लड प्रेशर से आता और इसके अंदर प्रेशर से भरता, तो हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता ना, हार्ट का काम बढ़ जाता, तो उस केस में उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाती। लेकिन हम लोग एंजाइना का इलाज करा रहे हैं, हमें क्या करना है, डिमांड को कम करना है, सप्लाई को बढ़ाना है। तो डिमांड हमने कैसे की, हमने वेन्स को डायलेट कर दिया, डायलेट किया तो हार्ट में कोई प्रेशर नहीं पड़ा, आराम से ब्लड आया और हार्ट में ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड मिली तो उसकी डिमांड कम हो गई। ठीक है। दूसरा इसने क्या किया, आर्टरी को भी डायलेट किया। आर्टरी को डायलेट करके क्या फायदा होगा, हार्ट में ब्लड कौन ला रही है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी डायलेट हो गई तो उसमें ज्यादा खून आएगा आर्टरी की तरफ और इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इधर से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा रहा है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा। ठीक है, आए समझ में? हाँ नहीं बोल रहे हो, नहीं आया कि जिसको किस चीज को समझ आया ये बताओ, किसी को समझ नहीं आया? आया समझ में? आप लोग अपनी लैंग्वेज में इनको समझाना चाहोगे इस चीज को, आओ आगे कोई भी आ जाओ, समझाओ जरा, थोड़े मेहनत करो, हो जाएगा। चौथे दिन ना मेरे हिसाब से समझो, ठीक है? अब उनकी लैंग्वेज में समझो, वो कैसे? नाइट्रेट्स जो दवाइयाँ दी हमने, नाइट्रेट्स अगर दवाई देते हैं तो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और उसके बाद जो वेन्स या आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती है। डायलेट होने के बाद अगर वेन डायलेट होती हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, लेकिन सप्लाई इजीली होता है, जो ब्लड फ्लो है आराम से होगा। और इसमें आर्टेरियल डायलेशन होने से ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा और लेकिन इसमें प्रेशर नहीं बढ़ेगा। हम इस नाइट्रेट्स को देने का मेन ये है कि हमें ब्लड जो आर्टरी में जो प्रेशर है उसको कम करना है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो इजीली होगा और हार्ट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ब्लड का डिमांड नहीं देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक और तरीके से तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है? चलो थोड़ा सा समझते हैं। हार्ट को कुछ मत समझो, हार्ट को समझो पंप, पानी का पंप, ठीक है? हार्ट हमारा क्या है, पंप, ठीक है? और तुम उससे पानी खींच रहे हो तुम्हारा, ठीक है? जब पंप में पानी आएगा तभी तो पंप तुम्हें क्या करेगा, पानी चढ़ाएगा, पानी देगा, ठीक है? अब देखो अगर पंप में, ठीक है, तो सही है। कचरा हेलो, थोड़ी बची है तो चले गया। कौन बोल? हाँ बस मेरे को 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट में छोड़ दो। हाँ ठीक है। दोबारा नाइट्रेट आपने जैसे ही लिया, उसने नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज किया, नाइट्रिक ऑक्साइड आया। नाइट्रिक ऑक्साइड का एक ही काम है, वे जो वेन्स होते हैं आपकी, जो वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल होती है, उसमें भले वेन हो या फिर आर्टरी हो, वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है? फिर अब क्या होगा, अगर वेन डायलेट हुई,
मैंने कहा वेन डायलेटेड, मैं कह रही हूँ ये तुम्हारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट को पंप भी करना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड है, बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए उसको काम करने के लिए। आधा काम ऐसे ही शॉर्ट हो गया है, जो वेन आ रही है वो डायलेटेड है, फैली हुई है, तो उसमें क्या है, जो ब्लड है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी हल्के प्रेशर से वो हार्ट में आएगी। तो इससे क्या होगा, जो हार्ट की वॉल्स हैं इसमें कम प्रेशर लगेगा, हार्ट की जो वॉल है उसमें कम प्रेशर लगेगा, ये जो ब्लड आराम से आएगा, पूरे प्रेशर से नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रेशर से नहीं आएगा, हार्ट की कम लागत लग रही है, हार्ट को कम ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की डिमांड कम है, तो इससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक चीज तो हमारी शॉर्ट हो गई कि ऑक्सीजन की डिमांड ही कम हो गई, ठीक है। दूसरा, वो आया, उसने क्या किया, आर्टरी को भी डायलेट कर दिया, मतलब ये जो बेचारा हार्ट है उसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी आ रही है, ये इसको भी डायलेट कर दिया, तो इससे क्या फायदा होगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आएगा, तो ज्यादा ब्लड आएगा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस वगैरह या फिर एंजाइना नहीं होगा। तो ये दो फायदे कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ा दे रहा है और उसके काम को भी कम कर दे रहा है, उसको प्रेशर भी डाल रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हार्ट में प्रेशर नहीं डाल रहा है, यही है 9, ठीक है। दूसरा, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर की अभी हमने बात कर ली, बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट में होते हैं और हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। बीटा ब्लॉकर हमने दे दिया, तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा, हृदय की गति कम हो जाएगी, इसका मतलब है हार्ट बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है और उसको ऑक्सीजन की कम जरूरत है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई, ठीक है। इस तरीके से बीटा ब्लॉकर हमारे काम करेंगे। तीसरा है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कर रहा है, एक तो सेम ऐसे ही कर रहा है जैसे वो कर रहा था, वेन्स को जो है डायलेट कर दे रहा है, ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, इसी तरीके से जैसे ये कर रहा है उसी तरीके से कैल्शियम चैनल भी कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की डिमांड को भी कम कर रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ा दे रहा है। उसी तरीके से पोटेशियम चैनल ओपनर हो गया, तो पोटेशियम चैनल ओपनर क्या होगा, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगा, जिससे बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर आएंगे। जब पोटेशियम बाहर आते हैं तो वो तुम्हारे जो वेसल्स है उसको डायलेट कर देते हैं, तो वैसो डायलेशन हो जाएगा, सेम वही वाला काम, ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं वेसल्स तुम्हारे। और इसके अलावा वो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की डिमांड को तो हम करते ही हैं और तुम्हारे ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते हैं, जैसे ये काम कर रहा है, इसी तरीके से तुम्हारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी काम कर रहे हैं, इसी तरीके से पोटेशियम चैनल ओपनर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर दे रहे हैं, डिमांड को कम कर दे रहे हैं और सप्लाई को बढ़ा दे रहे हैं। डिमांड, अगर कोई क्वेश्चन को पूछे कि डिमांड को कम कैसे कर रहे हैं, तो तुम लिख देना कि डिक्रीज कर रहे हैं क्या, प्री लोड, लोड को कम कर दे रहे हैं, हार्ट में जो बर्डन है उसको कम कर दे रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज प्री लोड को कम करके डिमांड को कम कर दे रहे हैं और कोरोनरी आर्टरी को फैला के डायलेट करके ज्यादा ब्लड उसके अंदर भेज रहे हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, बस यही रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही आप लोगों को लिखना है सब में, तो ये हम लोगों का इजी हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा एंजाइना, एंजाइना क्या होता है, एंजाइना कैसे होता है, एंजाइना में कौन कौन से ड्रग हम लोग देते हैं, उनकी क्या क्या मैकेनिज्म है, वो अब हमारे से करके क्लास वो ड्रग्स, उसका स्ट्रक्चर, आईयूपीएससी वो कल करेंगे और कल अरीथीमिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो भी हमारा सीबीएस कंप्लीट हो जाता है। अभी आप लोगों को भागना नहीं है, आज वो मतदाता दिवस के उसमें ना आप लोगों को एक शपथ दिलवानी है, ऐसा कुछ कार्यक्रम है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। भागना नहीं है, हाँ।